हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से हम संविधान के मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का मूल अधिकार से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी प्रीवियस इसमें जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जामों से लिए गए हैं और आगामी जो मंडी इंस्पेक्टर और परीक्षक और CGPSC के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि संविधान का भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था के मूल अधिकार से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चनों को देखेंगे जो संभावित प्रश्न है अभ्यास टेस्ट में कि कितने क्वेश्चन हैं जो इस परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और प्रीवियस इसमें पूछे गए हैं। तो आज हम इसका डिटेल से टेस्ट देख रहे हैं। पहला हम क्वेश्चन जो है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होता है। आप लोगों ने मूल अधिकार पढ़ा होगा जिनमें अनुच्छेद 32 में 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तथा उच्च न्यायालय द्वारा। उसे हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है और वह जो अनुच्छेद 32 में ऐसा उल्लेख किया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी मौलिक अधिकारों की संरक्षण की जिम्मेदारी है। जो अनुच्छेद 32 में 5 रीट दिए गए हैं उनके अनुरूप ही जो मूल अधिकारों के रक्षण का कार्य किया जाता है तो वही संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे, सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन मूल अधिकार में बनते हैं। पहला दिया हुआ है कि समानता का अधिकार, बी है स्वतंत्रता का अधिकार, सी है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और इधर आपको 29 से 30, 14, 18, 19, 22 और 25, 28 दिया है। तो इस प्रकार से आपको सम्मिलित करना है। तो समानता का अधिकार हम लोग ने पढ़ा है कि समानता का अधिकार 14 से 18 तक है, 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 1922 तक स्वतंत्रता का अधिकार है और संस्कृति और शिक्षा का अधिकार जो है आपका 29 से 30 और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक दिया गया है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि आप लोग मिला लीजिएगा। यहाँ पर देखिए समानता, ठीक है, समानता का अधिकार जो है आपका बी नंबर इसका राइट आंसर है। समानता का अधिकार जो है 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है आपका 29 से 30 में बताया गया है और इसमें है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। इस प्रकार से मूल अधिकार से हमेशा एक क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाता है। तो आप लोग अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से इस प्रकार के सवाल को बना सकते हैं। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है। भाग 4, भाग 2, भाग 3, भाग 1। तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा जाता है और भाग 3 क्या है, मूल अधिकार से संबंधित है। तो मैग्ना कार्टा का मतलब एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें मूल अधिकार पत्र के नाम से हम जानते हैं। अमेरिका के संविधान में जो नागरिकों को अधिकार दिया गया है उसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से हमारे जो मूल अधिकार के जो भी अनुच्छेद हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 17 में यह उल्लेख किया गया है किसी प्रकार के अस्पृश्यता या छुआछूत की जो भी भावना है उसे समाप्त करने की व्यवस्था किया गया है। हमारे संविधान में यह प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 17 में ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। तो इसमें आपको बताना है कि निजता का जो अधिकार है वो एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार किस भाग में दिए गए हैं और किस अनुच्छेद में उसे उल्लेखित किया गया है। और इन सभी 4 जो आपके पास ऑप्शन है उसमें से उपयुक्त कथन को सही चुनना है। जैसे कि पहला कथन है कि अनुच्छेद 14 एवं भाग के 42वें संशोधन का दिन बंद है। अनुच्छेद 17 तथा भाग क्या होता है 4 में दिए गए नीति निषेध तत्व है। अनुच्छेद 21 में भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता। तो अनुच्छेद जो है 21 में निजता के अधिकार और व्यक्ति स्वतंत्रता की बात करता है और अनुच्छेद जो 21 है वो भाग 3 में बताया गया। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा, एक सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 44वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से निम्नलिखित में से किसको हटाया गया है। तो मौलिक अधिकार की श्रेणी से किसे हटाया गया है। तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानते होंगे कि मौलिक अधिकार की जो श्रेणी है में से संपत्ति के अधिकारों को हटाया गया है। प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, अभी वर्तमान समय में 6 मौलिक अधिकार हैं जिनमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300 का में रख दिया गया है, जो कि
प्रीवियस CGPSC में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था कि संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार के अंतर्गत है, वो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। आप लोग जानते होंगे कि मूल अधिकार और मौलिक अधिकार एक ही बात है, इसे हम याद रखेंगे। और एक होता है मानव अधिकार। तो मानव अधिकार के अंतर्गत वह संपूर्ण चीज़ें हैं जो भी मूल अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं, बस इसको समझने की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? तो अनुच्छेद, यदि आपने 21 को अच्छे से पढ़ा होगा तो भाग 3 के अनुच्छेद 21 में बताया गया है कि एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता देना, कार्यस्थल पर महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, ये सभी जो है अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। इसमें मृत्यु दंड के बारे में जो है अनुच्छेद 21 में नहीं आता है, तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के तहत उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का क्रमशः अधिकार एवं शक्ति प्राप्त है? तो आपने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद जो 32 है, जिनमें भारत सरकार या कह सकते हैं संविधान में ऐसा उल्लेख किया गया है कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण और भी कई प्रकार के नियमों के संरक्षण के लिए, संविधान की रक्षा के लिए न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो उसमें क्रमशः उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के दोनों का अधिकार है। तो उनके अनुच्छेद किस में बताया गया है? तो 32 और 226 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को और 226 में उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना जाता है? तो भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 309 के अनुसार यदि आत्महत्या करने का कोई प्रयास भी करता है तो उसे दंडनीय अपराध माना जाएगा और उसके दंड भी दिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रावधान किया गया है। आत्महत्या के जो प्रावधान है IPC की धारा जो एक है उसके अंतर्गत 309 धारा के अंतर्गत उसे दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? तो इस प्रकार से जैसे कि 5 रिट जारी किए जाते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण भी उसमें से एक है। तो इसमें पूछा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं है? तो इसमें बताना है निवारक, नज़रबंदी में गिरफ्तार व शत्रु देशीय को। शत्रु बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब यह होता है कि बंदी को प्रत्यक्ष किया जाए और सबके सामने उसे लाया जाए। जैसे कि कोई व्यक्ति यदि निवारक नज़रबंदी है, किससे गिरफ्तार किया गया है, या कोई शत्रु देश से कोई व्यक्ति आया है, तो ऐसे व्यक्तियों में बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो रेट है वह लागू नहीं होगा। इसलिए इसमें राइट आंसर ए नंबर होगा कि इसमें जो ए ऑप्शन दिया गया है इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण को शक्तियां हैं वह या जो भी शक्ति है वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा। चूँकि शत्रु देशीय और मित्र देशीय, आतंकवादी और मित्र देशीय और भारतीय और शत्रु देशीय हो तो उसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया जा सकता है। परंतु यदि निवारक नज़रबंदी में गिरफ्तार व शत्रु देशीय हो तो उसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण नहीं अधिकार दे पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति किन अनुच्छेदों में अंतर्निहित है? तो न्यायिक पुनर्लोकन का मतलब यह होता है कि जब किसी भी कानून का निर्माण किया जाता है तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा उसको पुनः विचार किया जाता है कि वह जो भी कानून बना है वह कानून जो है विधि के अनुसार सही है या नहीं। इस प्रकार के न्यायिक जो पुनर्लोकन की शक्ति है वह अनुच्छेद 13 में संदर्भित है। इसके अतिरिक्त 32 में और 226 में इन शक्तियों के प्रयोग कर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय किसी भी न्यायिक का पुनर्विलोकन करता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार कर सकता है। समान लोगों में विधि समान होती है और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। उपरोक्त कथनों को संदर्भ में सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण जो है ये का सही स्पष्टीकरण आर है। यानी ये भी कथन सही है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए भिन्न व्यवहार भी कर सकता है, ऐसी शक्ति प्रदान किया गया है। और समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित भी किया जाएगा। तो इस प्रकार के संविधान में भी वर्णन है। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? इस तो हमने जान लिया है कि अनुच्छेद 17 में ऐसा बताया गया है कि अस्पृश्यता का निवारण का जो भी है उसे हम जो भी अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक जो भी है उसे हम क्या करेंगे, निषेध किया गया है। ठीक है,
इस प्रकार से कई प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन उसी से संबंधित है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन है 20, 19, 18, 17। इसका भी राइट आंसर 19 ही होगा, क्योंकि उसमें यह भी उल्लेखित किया गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अनुच्छेद 17 के अंतर्गत मौलिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अनुच्छेदों को मिलाने के लिए इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का निषेध अनुच्छेद 23 में बताया गया है। तो बिल्कुल करेक्ट है कि अनुच्छेद 23 में यह उल्लेख किया गया है कि मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् होने पर उसमें श्रम का निषेध लगाया जा सकता है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण भी अनुच्छेद 29 में बताया गया है। यह भी कथन क्या है, राइट है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से भी कथन राइट है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन और करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 31 में है। तो कथन यह डी क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से आप डी इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को, प्रधानमंत्री को। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। इसको कमेंट करके आप लोग बताएं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवांछनीय आलोचना के अधीन नहीं है। इसका राइट आंसर क्या होगा, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मानववाद के अधीन नहीं है। इसका राइट आंसर लिखेंगे कि संविधान का अनुच्छेद जो 25 है उसके अनुसार जो धर्म स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है वह किसके अधीन नहीं है। तो मानववाद के अधीन नहीं है। वह सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के अधीन माना जाता है, पर उसमें जब आप डिटेल से पढ़ते हैं तो मानववाद के अधीन नहीं है। इस प्रकार के CGPSC में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्रीवियस में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस आधार के कारण नागरिक की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो अवांछनीय आलोचना के आधार पर, ठीक है, अवांछनीय आलोचना के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जो है नागरिक की विचार और उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, ऐसा संविधान में बताया गया है। यानी इसमें हम बात करेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ की आलोचना करता है तो उसे हम अवांछनीय आलोचना करता है तो उस पर हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं उसकी अभिव्यक्ति पर। लेकिन यदि भारत की संप्रभुता, न्यायपालिका का अपमान और लोक व्यवस्था करने की कोशिश करता है तो उसमें हम व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, ऐसा संविधान में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार का मतलब आप लोग समझते होंगे, जिसे मूल अधिकार कहा जाता है। इसको बताया गया है कि वाद योग, अवाद योग, लचीले है, कठोर है। तो इस प्रकार से आपको बताना है। वाद योग का मतलब होता है जिसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। यदि आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन किया जाता है तो उसे हम न्यायालय में बोल सकते हैं। अवाद योग का मतलब यह होता है कि हम न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दे सकते हैं। जैसा कि नीति निर्देशक में बताया गया है, यदि नीति निर्देशक में जो भी अनुच्छेद में प्रावधान दिए गए हैं यदि उसका सही से पालन नहीं होता है तो उसे न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता है या फोर्सेबल नहीं किया जा सकता है, या न्यायालय यह नहीं कह सकता है कि जो अनुच्छेद में दिया गया है उसका पूर्णतः पालन हो। लेकिन मूल अधिकार के अंतर्गत जो भी चीज़ें आपको अधिकार दिए गए हैं संविधान में, उन चीज़ों को पालन करने के लिए आप न्यायालय का शरण भी ले सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर मूल अधिकार के हनन करता है तो उसके लिए आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय कहीं पर भी आप दायर कर सकते हैं याचिका को और आपको वहाँ पर इंसाफ मिलेगा। तो इस प्रकार के जो योग होते हैं उसे वाद योग माना जाता है। इस प्रकार से मौलिक अधिकार एक वाद योग है कि यदि मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं है। बौद्ध से, जैनों से, फारसियों से, सिखों से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त जो हिंदू शब्द लिया गया है उसमें सम्मिलित नहीं है फारसी, यानी फारसियों को उसमें सम्मिलित नहीं है, जो कि हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन और सिख ये सभी हिंदू जो है कैटेगरी के अंतर्गत यह सम्मिलित किया गया है संविधान के अनुच्छेद 25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित में से किस एक वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई है। तो इसमें आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी उच्चतम न्यायालय का निर्णय था उसमें पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा की गई थी। तो इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ में ऐसा जो है बात आया था कि पिछड़े वर्गों के बीच में जो क्रीमी लेयर हैं उनके जो भी मिलते हैं आरक्षण उनको हटाया जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनिर्णयों में से किस एक में यह घोषणा की गई है कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है। तो ऐसा बताया गया था कि गोलकनाथ जो है, ठीक याद रखेंगे, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में ऐसा बताया गया था कि किसी एक में यह घोषणा की गई है कि भारत के संविधान के भाग 3 के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की कोई शक्ति संसद को नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसमें बताना है। 3 कथन आपके पास दिए गए हैं, कूट का सही प्रयोग करते हुए आपको बताना है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है। इसका राइट आंसर क्या होगा? गलत। भारत के जो संविधान है उसके अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है? 15 में जो है उसमें जो समानता की बात करता है, जिसमें नौकरी की, पेशा की बात करता है, तो महत्वपूर्ण रूप से यह भारतीयों के लोगों या भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है, यह विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से कथन गलत होता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 जो है केवल भारत के नागरिकों को उपलब्ध है, ये कथन बिल्कुल सही है। और भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है, दोनों को उपलब्ध है, कथन सही है, कथन गलत है। ये दोनों को उपलब्ध नहीं है, केवल भारत को उपलब्ध है। भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है, तो इसका राइट आंसर गलत होगा। इसमें देखिए पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 16 केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है, कथन सही है। दूसरा कथन सही है। तीसरा कथन क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को समान रूप से उपलब्ध है। तो यह विदेशियों और भारतीय दोनों को उपलब्ध है। तो इस प्रकार से इसे याद रखेंगे। और पहला कथन यह बोला गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 भारत के नागरिकों तथा विदेशियों दोनों को उपलब्ध है, तो गलत इसलिए हुआ क्योंकि अनुच्छेद जो 15 है वो विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, 2 और 3। इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है MK नॉलेज ग्रुप, वहाँ पर आप यदि जुड़ते हैं तो आपको PDF अवेलेबल होगा। और इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।